हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में स्टोन एज देख रहे थे, पाषाण काल देख रहे थे। पाषाण काल में हमने आपको तीनों भाग देख लिया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उनका टाइम पीरियड देख लिया था। और ये भी हमने देखा था कि पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हो चुका था, यानी कि आग के बारे में मनुष्य को जानकारी मिल चुकी थी पूरा पाषाण काल में। लेकिन यहाँ पर ये आग जो था, ये जानकारी मिली थी, मतलब क्या कि जंगलों में आग लगती थी, इस बात का पता था उसे, ठीक है। लेकिन आग कैसे जलाया जाता है, ये पूरा पाषाण काल के मानवों को इस बात की जानकारी नहीं थी। नौ पाषाण काल के जो मानव हुए, उन्हें ये जानकारी थी कि आग को कैसे जला सकते हैं, आग को कंट्रोल्ड मैनर में कैसे रखें, आग को ज़्यादा फैलने कैसे नहीं दिया जाए। यानी कि नौ पाषाण काल में आग का जो उपयोग होता था वो अब खाना पकाने में होने लगा था। ये चीज़ हमने देख लिया था। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक मैं छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दरअसल हो क्या रहा है कि व्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और सब्सक्राइबर्स काफ़ी कम हैं, तो देख करके मैं मोटिवेट नहीं हो पा रहा हूँ कि इतने कम सब्सक्राइबर्स के लिए मैं इतना हार्ड मेहनत कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट मुझे लगानी पड़ती है आप लोगों के लिए लेक्चर टाइम पर लाने के लिए। तो इस वजह से आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए और उनसे बोलिए कि वो लोग सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने स्टोन एज पाषाण काल से रिलेटेड मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रखा हूँ, पहले जा करके फर्स्ट लेक्चर को देखें, फिर आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है वो को रिलेटेड है। आधा पोर्शन मैं वहाँ पे कर चुका हूँ और नेक्स्ट पोर्शन जो है वो मैं इस लेक्चर में कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। तो इस वजह से आप पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके एंशिएंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर आपका पाषाण काल के नाम से है, स्टोन एज के नाम से है, ठीक है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस टाइम जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी उनके कार्य क्या थे। तो यहाँ पर पेलियोलिथिक में पूरा पाषाण काल में हंटिंग एंड गैदरिंग था। हंटिंग यानी कि जानवरों को मारना, और गैदरिंग यानी कि किसी चीज़ को गैदर करना, कैप्चर करना, और उस चीज़ को मतलब कि इकट्ठा करना। जैसे कि आपका वो फ्रूट्स वगैरह या फिर जो जंगलों से उत्पाद वगैरह मिल सकते हैं, हनी वगैरह, इन सब को वो गैदर करते थे, ठीक है। और हंटिंग में एनिमल्स का शिकार करते थे ताकि उनको वो भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग कर सकें, ठीक है। तो पेलियोलिथिक में हंटिंग एंड गैदरिंग। और यहाँ पर जो ह्यूमंस थे वो नोमैड्स थे, अर्थात घुमंतु थे। वो एक जगह नहीं रहते थे, वो अपना स्थान बदलते रहते थे। स्थान बदलने के पीछे उनका रीज़न क्या हो जाता था कि अगर एक जगह वो जिस एरिया में कुछ दिन के लिए अगर रुक रहे हैं तो वहाँ के क्या जो एनिमल्स वगैरह जिनको वो खाते थे वो उनकी संख्या जो है वो कम हो जाएगी, या फिर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो वो गेन करते थे, गैदर करते थे, तो वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो सर्टेन टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से जो है वो दूसरे जगह पे शिफ्ट कर जाते थे। तो इस वजह से, इसी कारण से वो घुमंतु टाइप के थे, नोमैड्स थे, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जो है कहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं, तो आपको सोहन वैली सिविलाइजेशन, ये आपको पंजाब से इसके साक्ष्य मिले हैं पेलियोलिथिक एज के। और सोहन घाटी सभ्यता, इसको ध्यान में रखिएगा कि ये पेलियोलिथिक सभ्यता थी। इसके अलावा भीमबेटका आपको मध्य प्रदेश में है, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है रायसेन, ठीक है। तो भीमबेटका गुफा है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर जो है पेलियोलिथिक मैन के एविडेंस मिले हैं। एविडेंस में क्या मिला, तो इस केव में उनके द्वारा बनाई गई आर्ट थे, यानी कि उन्होंने कुछ चित्रकारी वगैरह बनाई है एनिमल्स हंटिंग से रिलेटेड, तो वो चीज़ यहाँ पर मिला है। भीमबेटका केव, भीमबेटका की गुफा, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, और स्टेट हमारा पड़ता है मध्य प्रदेश। और ये एक हो जाता है सोहन घाटी सभ्यता, सोहन वैली सिविलाइजेशन, स्टेट पंजाब, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेसोलिथिक में। तो यहाँ पर जो है मैन क्या करते हैं कि अब उनके द्वारा पशुपालन की शुरुआत की जाती है, यानी कि वो अब एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, एनिमल्स को अब घर में रखना शुरू कर रहे हैं या घर के आसपास रखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पशुपालन शुरू हुआ।
यहाँ पर हंटिंग गैदरिंग केवल था। यहाँ पर हंटिंग गैदरिंग के साथ साथ पशुपालन भी शुरू हुआ, फिशिंग वगैरह एक्टिविटीज़ भी शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो ये इसको याद रखिएगा कि फिशिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुपालन, ये सब चीज़ें जो है मेसोलिथिक में आ गई। ठीक है, इनका जो एग्जाम्पल्स हैं, जो साइट्स मिले हैं इंडिया में, वो है आपका भीमबेटका, आदमगढ़, ये दोनों आपके मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका को मैं पेलियोलिथिक में भी लिखा हूँ और मेसोलिथिक में भी लिखा हूँ। रीज़न क्या है कि भीमबेटका में आपको पेलियोलिथिक एविडेंस भी मिले हैं और मेसोलिथिक एविडेंस भी मिले हैं। तो वो एविडेंस कैसे, तो यहाँ पर जो है वो माक्रोलिथ्स थे, बड़े बड़े स्टोन के टूल्स थे, और यहाँ पर माइक्रोलिथ था। ठीक है, यानी कि उन स्टोन टूल्स का आकार छोटा में यहाँ पर यूज किया गया है। इसका एग्जाम्पल हो गया भीमबेटका, आदमगढ़, ये दोनों आपके मध्य प्रदेश स्टेट में हो गए, और प्रतापगढ़ ये आपका यूपी में हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नियोलिथिक पे। तो नियोलिथिक का जो कालखंड था वो 4000 BC से 2500 BC, और इस टाइम में आग का जो है फ्रिक्वेंटली यूज किया जा रहा है, यानी कि अब जो है खाना पकाने वगैरह में हम लोग आग का प्रायः यूज कर रहे हैं। इसमें पॉलिश टूल्स थे, यानी कि उनको चिकना किया गया है, उनकी पॉलिशिंग की गई है। तो पॉलिशिंग किससे की जाती थी, तो जानवरों के जो चर्बी वगैरह मिलते थे, वसा वगैरह, उनसे पॉलिश किया जाता था। ठीक है, इस टाइम के जो मेनली जो टूल्स थे वो आपका हैंड एक्स था, शीजल था, हो था, हल के आकार का, फिर बोन टूल्स थे, मानव की भी अस्थियां का भी यूज किया जाता था, हैमर्स वगैरह था। ठीक है, हाँ, यहाँ मेसोलिथिक में ह्यूमंस का जो था ये सेमी नोमैड्स थे। ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था, बल्कि लेकिन इसके अलावा ये सेमी नोमैड्स थे, अर्थात ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स घूमते भी थे और प्लस सेटल लाइफ भी बिताते थे, दोनों होता था। ठीक है, और जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में जो पहला एनिमल्स जो डोमेस्टिकेट किया गया, जिस पहले एनिमल्स का पशुपालन किया गया, पालन किया गया, वो हमारा डॉग था। कुत्ते का सबसे पहले ह्यूमन ने पालन किया। इसके पीछे रीज़न क्या हो जाएगा, तो रीज़न ये होगा कि डॉग्स जो थे ये जानवरों वगैरह, जंगली जानवरों का जब आक्रमण होगा तो ये इन्हें पहले पता चल जाएगा, इनकी जो श्रवण क्षमता होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, तो इस वजह से ये एज ए वार्निंग तथा एज ए प्रोटेक्टर दोनों का ही काम करेंगे। तो इस वजह से डॉग्स का जो है डोमेस्टिकेशन सबसे पहले हुआ। अब हम लोग यहाँ पर थे, टूल्स हमने देख लिया था। हाँ, अब यहाँ पर नियोलिथिक में सेटल्ड लाइफ बिताने शुरू कर दिया गया, अर्थात ह्यूमंस जो थे वो अब घर बनाने लगे, एक जगह रहने लगे। तो एक जगह रहने के लिए उन्हें क्या चाहिए, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, कृषि कार्य होने चाहिए। तो कृषि भी नियोलिथिक एज में स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि नियोलिथिक से कृषि भी स्टार्ट हो गई है। और इसके जो साइट्स जो हैं, जो स्थल हैं नियोलिथिक एज के, तो मेहरगढ़ है, रंगपुर है, चिरांद है। चिरांद आपका सारण बिहार में पड़ता है। इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट BPSC के लिए नोट डाउन कर लीजिएगा कि चिरांद जो है वो यहाँ पे है, सारण बिहार, और ये 9 पाषाणकालिक साइट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप याद रखिएगा कि मेहरगढ़ जो है, यहाँ पर सबसे पहले वीट का कल्टीवेशन किया गया। गेहूँ का सबसे पहला जो कृषि का साक्ष्य जो मिला है गेहूँ उपजाने का, वो हमारा मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है, इसके अलावा रंगपुर में इसलिए नोट डाउन किया हूँ कि रंगपुर में चावल का सबसे पहला साक्ष्य मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये इंडिया का है। ठीक है, ये इंडिया में आपको ये मिल रहे हैं। और अगर सबसे पहले देखा जाए, यानी वो विश्व में सबसे पहले जहाँ पर कि एग्रीकल्चर का साक्ष्य मिला है, तो ये सीरिया में है। ठीक है, प्रेजेंट डे सीरिया वाला एरिया जो है, यहाँ पर विश्व में सबसे पहले कृषि का, ठीक है, एग्रीकल्चर, इसके अलावा पशुपालन, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, साथ ही कॉपर यूज का। ठीक है, कॉपर भी सबसे पहले आपको सीरिया में ही यूज हुआ था, यानी कि मेटल एज भी सबसे पहले यहीं पे आया। और ये मेहरगढ़ और रंगपुर जो है, यहाँ पर मेहरगढ़ में गेहूं का साक्ष्य मिला है, रंगपुर में चावल का साक्ष्य मिला है। तो ये इंडिया के पर्सपेक्टिव
कॉटन की अगर खेती देखी जाए, ठीक है, कॉटन, कपास, तो कॉटन का खेती का सबसे पहला साक्ष्य जो है वो हमारे इंडिया में मिलता है, भारत में, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विश्व में सबसे पहले कॉटन की खेती जो है, कपास की खेती, वो भारत में की गई है। और बाकी सारी चीज़ें, वो एग्रीकल्चर हो, पशुपालन हो, मेटल एज हो, कॉपर यूज हो, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको सीरिया में यूज की गई हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्टोन एज। अब इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि हिस्टोरिकल पीरियड के क्या क्या एविडेंसेस हैं या फिर उनके जो कालखंड की जो जानकारी मिलती है वो किन चीज़ों पर मिलती हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम लोग कार्बन के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स C14 का यूज करते हैं, ठीक है। C14 जो है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का। इसमें जो है इसकी हाफ लाइफ साइकिल होती है, रेडियो एक्टिविटी आप लोग पढ़े होंगे, रेडियो सक्रियता। इसमें होता है क्या है कि हाफ लाइफ साइकिल होता है, अर्थात इतने सालों के बाद कार्बन की क्वांटिटी आधी हो जाती है, ठीक है। तो कार्बन C14 की जो हाफ लाइफ साइकिल है वो लगभग 6000 ईयर्स है, अर्थात 5730 ईयर्स है। तो इसको आप लोग अगर याद भी करना हो तो लगभग में आप 6000 याद रखिएगा, ठीक है। वैसे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा डायरेक्ट, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो बस कार्बन डेटिंग पे पूछा जा सकता है। और दूसरा जो है वो कौन सा आइसोटोप यूज किया जाता है, तो ये याद रखना है कि C14, ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ये कार्बन का। फिर इसके बाद जो है वो क्वाइंस वगैरह, क्वाइंस, सील, मुहरें, ये सब जो है इनसे जानकारी मिलती है। फिर इंस्क्रिप्शन, स्तंभ लेख, शिलालेख वगैरह जो थे। और फिर इसके बाद लिटरेचर, साहित्य, तो साहित्यिक जानकारी जो है यहाँ से मिल जाते हैं। इसके एग्जांपल्स आप वेद वगैरह ले सकते हैं या फिर तबकाते नासरी वगैरह, ये सब जो हैं इसके लिटरेचर के एग्जांपल हो जाएंगे। तथा जैन और बौद्ध के भी काफ़ी सारे लिटरेचर्स हैं, तो उन सब की जानकारी भी हमें वहाँ से भी इतिहास की जानकारी मिलती है, मौर्यन काल वगैरह की, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।